हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान सिविल सर्विस क्लासेज एंड जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, जो लोग भी इस चैनल में नए हों, चैनल को जो भी वीडियो आप चैनल पे जाइए, वीडियो में प्लेलिस्ट से आप देखिए। लास्ट क्लास में मैंने गुप्त साम्राज्य और समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत से जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी थी। और आज की इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि समुद्रगुप्त था, आज चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, क्योंकि इनकी एक उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। और ये बहुत से, आप लगभग ये मान लीजिए आपके 95% एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में इनसे क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास होनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में आज की क्लास होगी इतिहास में। तो और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों के लिए भी ये यूजफुल हो। ठीक, दूसरे लोग भी इसको नोट्स में तैयार कर लें, आप लोग भी नोट्स बनाते जाइए साथ में, और दूसरे लोगों को भी यूजफुल में आए। तो इसको शेयर करते जाए, जितना ज्यादा शेयर करें, दूसरे के भी काम में आए। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य में चल रहे थे, समुद्रगुप्त हो गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, आइए मिस मत करिएगा। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि इनकी विक्रमादित्य। इससे हम पहले बात कर लें समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक रामगुप्त नाम का शासक का उल्लेख होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामगुप्त हुआ। ठीक, रामगुप्त हुआ। रामगुप्त एक कमजोर शासक था, गुप्त साम्राज्य का एक रामगुप्त जो शासक हुआ समुद्रगुप्त के बाद, ये कमजोर और असहाय शासक था, कमजोर शासक था। ठीक, क्यों था, अभी आगे चर्चा करते हैं कैसे था। गुणचंद्र द्वारा कृत नाट्य दर्पण में, गुणचंद्र द्वारा कृत नाट्य दर्पण में, नाट्य दर्पण नामक नाटक से ज्ञात होता है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, और उसका समुद्रगुप्त के बाद उस गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, और राज्य सिंहासन गुप्त साम्राज्य को संभाला था रामगुप्त ने। ठीक, लेकिन वो एक कमजोर और अयोग्य शासक था। इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? गुणचंद्रकृत नाटक के नाट्य दर्पण से इसकी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, ठीक, और उसका पुत्र रामगुप्त हुआ था, जो कि एक अयोग्य शासक था, कमजोर शासक था। ठीक, इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक और स्रोत है, विशाख दत्त द्वारा कृत। मैंने आपको बताया था, विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त नामक शासक का उल्लेख हुआ है। विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से ज्ञात होता है कि यह उल्लेख हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व एक रामगुप्त नामक शासक का उल्लेख हुआ है। ठीक, उल्लेख हुआ है, वर्णन मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शक राजा ने उसे इस बात पर, किसको? रामगुप्त को। अब यहाँ बात, इसको अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शक राजा ने, जो उस समय, क्योंकि ये थे, मगध का शासन था इनका, मगध तक था, और इसमें आगे इनका शकों का शासन था इनके समय में। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उस समय शक राजा था, शक राजा ने रामगुप्त को विवश किया, रामगुप्त को विवश कर दिया था कि वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंप दे। रामगुप्त को विवश कर दिया कि वो अपनी पत्नी को शक राजा के दरबार में भेज दे, उसको सौंप दे। ठीक, सौंप दे। तो तभी रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने पे उससे संधि की। ठीक, और सौंप कर शांति खरीदने का विचार प्रकट किया कि मैं अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को दे दूंगा, जिससे दोनों में संधि हो जाएगी, लड़ाई नहीं होगी, और उसने शांति खरीदने का विचार प्रकट किया। ठीक, तो रामगुप्त की इस कायरता से क्षुब्ध होकर परेशान होकर क्षुब्ध होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने परिस्थिति को संभाला, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का भेष बनाकर अपने सेनापति के साथ, उसने भी स्त्री का रूप धारण किया। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का रूप धारण किया, और उसके सेनापति ने एक स्त्री का रूप धारण कर शक शिविर में पहुंच गए। स्त्री का रूप, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का रूप धारण कर, और उसके सेनापति ने एक स्त्री का रूप धारण कर शक शिविर में पहुंच गए। शक शिविर में पहुंचने के बाद शक राजा ने
ध्रुव देवी को अपने पास बुलाया। शक राजा ने ध्रुव देवी को अपने पास बुलाया और जैसे ही शक राजा ने ध्रुव देवी को अपने पास बुलाया तभी मौके का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि ध्रुव देवी का भेष बनाकर गए हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि ध्रुव देवी का भेष बनाकर गए हुए थे, उन्होंने शक राजा पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शक राजा की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध वापस आए, अपने गुप्त साम्राज्य में वापस आए और वहां पर आकर अपने बड़े भाई रामगुप्त का भी वध कर दिया क्योंकि वो एक कायर और अयोग्य शासक था, इसलिए उसका भी वध कर दिया। ठीक, इसके बाद उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक, इसके बाद इसकी चर्चा जो है आपको शक राजा के समक्ष रामगुप्त का जो आत्मसमर्पण था, शक राजा के प्रति जो क्या कहते हैं रामगुप्त का जो आत्मसमर्पण था और चंद्रगुप्त द्वितीय के सत्ता अधिग्रहण करने की जो घटना है, शक राजा के समक्ष रामगुप्त का आत्मसमर्पण और चंद्रगुप्त द्वितीय की सत्ता अधिग्रहण करने की जो ये घटना थी, इसकी चर्चा बाणभट्ट ने बाणभट्ट के हर्षचरित नामक ग्रंथ में और राजशेखर के काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में मिलती है। और इसकी चर्चा राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ के सांगली ताम्रलेख या संजन ताम्रलेख में इस घटना की जानकारी या उस घटना का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आपको बता दिया, ये हो गया, उसने राजगद्दी फिर गुप्त साम्राज्य की ध्रुव देवी से विवाह करके गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। ठीक, और इसका उल्लेख आपको यहाँ इसमें बाणभट्ट के हर्षचरित जो भी ये घटना हुई शक राजा के प्रति, शक राजा के समक्ष रामगुप्त का आत्मसमर्पण और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुप्त साम्राज्य का इस तरह सत्ता का अधिग्रहण करना, इस पूरी घटना की जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित्र और राजशेखर के काव्य मीमांसा और राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ के सांगली या संजन ताम्रलेख से इस घटना की पूरी जानकारी मिलती है। तो ये थी आपके चंद्रगुप्त से पहले जो रामगुप्त शासक हुआ उसके बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। आइए, इसका शासन का समय है, कार्यावधि है इसकी शासन की 380 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक है। 300 का ये आपकी जो इसकी तिथि है, शासन की जो तिथि है 380 से 412 ईस्वी, ये आपकी एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, क्योंकि कहीं कहीं आपको 415 भी मिलेगी। क्योंकि 415 इसलिए नहीं है, ठीक, क्योंकि जो वास्तविक जो तिथि है इसकी 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन की जो तिथि है, कार्यावधि की जो तिथि है वो 380 से 412 ईस्वी है। ये आपकी एनसीईआरटी के बेस पे और केसी श्रीवास्तव और झा श्रीमाली पर आधारित है। क्योंकि आपको 415 मिलेगी, क्योंकि 415 इसलिए मिलेगी, 415 में कुमार गुप्त आए, तो कुमार गुप्त से पहले एक गोविंद गुप्त नाम का भी शासक था। तो ये आपकी तिथियों में मतभेद है। ठीक, तो ये तिथि से मतलब नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। इनका अन्य नाम देवगुप्त, देवश्री और देवराज है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक विक्रमादित्य इनकी उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक उपनाम देवराज, देवगुप्त और देवश्री है और उपाधियां इनकी विक्रमादित्य, सबसे प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य है। ठीक, इसके बाद इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी उपाधि विक्रमांक है, विक्रमादित्य है, परम भागवत है और विष्णु का भक्त कहा जाता है। ये इनकी उपाधियां हैं। अब बात कर ले, आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। जो गुप्त साम्राज्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसका जो क्या कहते हैं विस्तार था वो बहुत फैल चुका था। ठीक, क्योंकि कैसे फैल चुका था बात करते हैं। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार और उसको सुदृढ़ किया, मजबूत किया। गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और उसको मजबूत किया। कैसे मजबूत किया? अपने वैवाहिक संबंधों से और विजय से, युद्ध और विजयों से अपने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, मजबूत किया। कैसे किया? चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला विवाह, जैसा कि मैंने आपको बताया था रामगुप्त में, चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला विवाह ध्रुव देवी से हुआ था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरा विवाह नागवंश की कन्या, नागवंश की राजकुमारी कुमार नागा से किया था। नागवंश की राजकुमारी कुमार नागा से किया था। ठीक, कुबेर नागा से किया था। नागवंश की एक कन्या से, राजकुमारी से, कुबेर नागा नाम की राजकुमारी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरा विवाह किया था। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश
चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह करवाया था। ठीक, इसके बाद कदम राजवंश जो कि कुंतल प्रदेश वर्तमान कर्नाटक, कदम राजवंश जो कि कुंतल प्रदेश वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में शासन करते थे। वहां के तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि कदम राजवंश का शासक तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि कदम राजवंश का शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से करवाया था। कदम राजवंश के शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से करवाया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और अपनी विजयों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का फैलाव विस्तार बहुत अधिक कर लिया था और साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत कर लिया था। ठीक, इसके बाद इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का जो गुप्त साम्राज्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो गुप्त साम्राज्य था वो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक गुप्त साम्राज्य का फैलाव हो गया था। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त साम्राज्य में पहली राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मालवा के पास स्थित उज्जैनी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मालवा के पास स्थित उज्जैनी को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि मैंने आपको समुद्रगुप्त के समय उसमें बता दिया था। और एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स करके, पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये दोनों गुप्त साम्राज्य में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी और पाटलिपुत्र और उज्जैनी गुप्त साम्राज्य में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक, इसके बाद दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम के राजा के बारे में वर्णन उत्कीर्ण है। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नाम के राजा का वर्णन उत्कीर्ण है। उसकी कीर्ति के बारे में वहां पे उल्लिखित किया गया है। लौह स्तंभ में, उस महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम के राजा का वर्णन, उसकी कीर्ति के बारे में, उसकी विजयों के बारे में उत्कीर्ण किया गया है। यदि इस चंद्र नाम के राजा की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मान लिया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि उसका गुप्त साम्राज्य पश्चिम भारत तक और पूर्व में बंगाल तक फैला था। पूर्व में पश्चिम भारत, गुजरात तक और पूर्व में बंगाल तक गुप्त साम्राज्य फैला था, अगर उस चंद्र नाम के व्यक्ति को चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ये विक्रमादित्य की उपाधि इससे पूर्व आपके उज्जैन के शासक 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चलाए थे 57 ईसा पूर्व में एक उज्जैन के शासक ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसमें किसके उपलक्ष्य में धारण की थी, जो शक क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उज्जैन के एक शासक ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की एक उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्रा के नकल करके चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं की नकल करके अपने साम्राज्य में चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इसके बाद इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय का उल्लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय की, ये पूछा गया पॉइंट कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की जो विजय है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय का उल्लेख उदयगिरी गुहालेख से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजयों का उल्लेख उदयगिरी गुहालेख से मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने आपको बता दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और ये भारत में 6 वर्षों तक भारत में रहा है। फाहियान
6 वर्षों तक भारत में रहा है और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान मध्य देश को चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और ये 6 वर्षों तक भारत में रहा है। और फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है। मध्य देश को किसने बताया, ये पॉइंट, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा कि किस चीनी यात्री ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। तो फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है। ठीक, और उसके बाद पूरी ये 6 वर्षों तक रहा भारत में और इसने अपनी यात्रा वापसी की यात्रा पाटलिपुत्र से प्रारंभ की थी। फाहियान ने अपनी वापसी की यात्रा पाटलिपुत्र से प्रारंभ की और अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत में कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम का उल्लेख नहीं किया है। गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। ठीक, इसके बाद अब बात कर लेते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। ब्राह्मण धर्म बहुत उत्कर्ष शीर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय ब्राह्मण धर्म और अपने चरमोत्कर्ष पर था, शीर्ष पे था। क्यों? और इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल का समय या चंद्रगुप्त द्वितीय को लड़ाइयों और विजयों के कारण नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का समय या चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के शासक को लड़ाइयों और विजयों के कारण नहीं, बल्कि उसके कला साहित्य के प्रति आगाध प्रेम और अनुराग के कारण जाना जाता है। ठीक, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय को लड़ाइयों और विजयों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति आगाध प्रेम और अनुराग के कारण जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उसकी लड़ाइयों और विजयों के कारण नहीं जाना जाता, बल्कि उसको कला और साहित्य के प्रति आगाध प्रेम और अनुराग के कारण जाना जाता है। इसलिए इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। कला और साहित्य के कारण जाना जाता है। इस कारण गुप्त साम्राज्य को कला और साहित्य का भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय को कहा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग, गुप्त काल का स्वर्ण युग या प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस शासनकाल में कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि कला साहित्य का स्वर्ण युग था। क्योंकि इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को लड़ाइयों और विजयों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति आगाध प्रेम और अनुराग के कारण इसके शासनकाल को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, बात कर लेते हैं। इसके दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों की 9 विद्वानों की एक मंडली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। कौन कौन थे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। पहले छपड़क, दूसरे धनवंतरी, तीसरे कालिदास, चौथे अमर सिंह, इनकी रचना थी अमरकोश। ठीक, तो इसलिए याद आ गया अमर सिंह। चौथे अमर सिंह, पहले छपड़क, ये ज्योतिष आपके थे, ज्योतिष विद्या के थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अभी आपका 2021 में जो पेट हुआ था उसमें पूछा गया था धनवंतरी किससे संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित है। धनवंतरी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थी। इनकी पुस्तक आयुर्वेद थी। धनवंतरी की पुस्तक आयुर्वेद थी। धनवंतरी किससे संबंधित थे? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए छपड़क जो थे पहले आपके 9 रत्नों में प्रथम छपड़क आपके ज्योतिष विद्या से संबंधित थे। ठीक, इसके बाद धनवंतरी चिकित्सा से संबंधित थे। इसके बाद कालिदास आपके कवि थे। और इन्होंने एक चीज और यहाँ पे पूछी जाती है ये आपकी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में कालिदास ने किन अपनी कविता की रचना की थी? तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत नामक कविता की रचना की थी। कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहकर अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत नामक कविता की रचना की थी। इसके बाद 3 हो गए आपके, छपड़क, धनवंतरी, कालिदास। चौथे आपके अमर सिंह, मैंने आपको इनकी रचना अमरकोश। ठीक, ये शब्दकोश थे, गद्य के कवि थे, तो इन्होंने अपनी रचना अमरकोश लिखी थी। अमर सिंह हो गए। अमर सिंह के बाद वारामीर की रचना थी आपकी बृहद संहिता। ठीक, इसके बाद वररुचि के बाद शंकु। ठीक, शंकु के बाद वेताल भट्ट जादू थी। ठीक, ये जादू थी, इन्होंने पुस्तक मंत्र विद्या की पुस्तक रची थी। इसके बाद हरिसेन कवि थे। हरिसेन
कवि थे। ठीक, तो ये हो गया आपके वररुचि। वररुचि, हाँ, इसको और एक जगह पढ़ करके, वररुचि आपके व्याकरण थी। ये व्याकरण के वो विद्वान थे, इन्होंने संस्कृत में व्याकरण की रचना की थी। इन्होंने, किसने की थी? वररुचि ने संस्कृत में व्याकरण की रचना करने वाले वररुचि थे। ठीक, इसके बाद आपको बता दें, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नवरत्न: छपड़क, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वारामीर, वररुचि, शंकु, बेताल भट्ट, ठीक, बेताल भट्ट और हरिसेन। ठीक, ये हरिसेन भी कवि थे। मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहे हरिसेन। ठीक, तो ये आपके ठीक 9 रत्न हो गए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रधान सेनापति अकर्मक देव था। अमर का दर्व था। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख सेनापति अमर का दर्व थे। ठीक, और प्रधान सचिव वीरसेन थे। और प्रधान सचिव वीरसेन और प्रधान सेनापति अमर का दर्व था। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आपके विक्रमादित्य के बारे में जानकारी हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके उत्तराधिकारी के बारे में, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक, और अंतिम गुप्त शासक के बारे में चर्चा करके गुप्त साम्राज्य को हम खत्म करेंगे। आइए, थैंक यू एवरीवन। और जो भी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के लिए भी यूजफुल हो और आप लोग भी नोट्स तैयार करते जाइएगा। थैंक यू एवरीवन।